हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो फटाफट आप सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, आज ही सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बिहार पुलिस पे, यानी कि आप जानते हैं कि सीएसबीसी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो सीएसबीसी के द्वारा जितने भी प्रश्न सभी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज हमारा यह अखंड मैराथन वीडियो है। यहाँ से कम 15 से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है, इससे पूरा लगाइएगा। 2 घंटे का लगभग क्लास होगा, लेकिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका एग्ज़ाम 24 सितंबर, 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को है, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया, वह वर्ष, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है, यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, यह किस वर्ष जो है लागू किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया गया। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर ये कब स्टार्ट किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। तो इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। खाली स्थान दिया गया है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए ये है आवृतबीजी, जिसको कि एंजियोस्पर्म हम लोग कहते हैं। वनस्पति जगत का एक विशाल सब फाइलम है जिसमें पौधे के बीज ढके रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, यानी कि हिंदी में बात करें तो आवृतबीजी। और जो खुले अवस्था में होते हैं उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अनावृतबीजी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिम्नोस्पर्म दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, फिजिक्स में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। जी का जो मान होता है, ये जो स्मॉल जी है, इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है, इसीलिए भार का माप भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। भार की एसआई इकाई जो है यह न्यूटन है और भार जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल जो है यह मिश्र धातु किसकी है? तो गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का, तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट के तीसरी बौद्ध सभा यानी कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो है यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना है, अशोक के शासनकाल में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है। और पहला जो अगर पूछा जाए, पहला जो बौद्ध संगति थी यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के समय में। ठीक है, राजगृह में। दूसरा कालाशोक के समय में। तीसरा अशोक के समय में। और चौथा कनिष्क के समय में। ठीक है, तो ये आप लोग अब ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना ही होगा। राइट आंसर इसका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें से गीता रहस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया इन ट्रांजिशन, इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक को लिखा है एम.एन. रॉय ने। किसने लिखा है? एम.एन. रॉय ने लिखा है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक जो बुक है, इसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है ये नियत रहती है, नियत रहती है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है
तो प्रति मिनट जो हृदय स्पंद होता है यह 72 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 72। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट सपर, मोनालिसा और यहाँ पर देखिए वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये जो है लियोनार्डो दा विंची की है और यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये लास्ट जजमेंट हो जाएगा। लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो की कृति है, माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग। जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं फ्रेंड्स उनको कहा जाता है हैलोफाइट, हैलोफाइट। और जो रेगिस्तान में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है, यानी कि इनको हम लोग मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, जो रेगिस्तान में उगते हैं, रेतीले ज़मीन में उगते हैं। जो हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट का मतलब जो पानी में उगते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यह अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 356 जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है और 360 जो है इसमें वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। और ध्यान रखेंगे भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। चुनाव प्रणाली जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 तक में है। और वोट देने का जो अधिकार है जिसको कि वयस्क मताधिकार कहते हैं, यह आर्टिकल 326 में है। इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह किसके आधार बनी थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म, यहाँ एनजीओ बना लीजिए, एंजियो नहीं होगा, ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्षुद्रतम यानी कि छोटा एंजियोस्पर्म जो है इसमें से कौन सा है, तो ये वोल्फिया हो जाएगा। ठीक है, वोल्फिया। और वहीं अगर सबसे बड़ा पूछता है बृहत्तम, ऐसे लिखा होता है बृहत्तम, तो बृहत्तम जो एंजियोस्पर्म है यह आपका कौन सा हो जाएगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में, यहाँ देखिए क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है। क्लोरोफिल जो है यह मैग्नीशियम हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। चलिए और इंसुलिन में अगर पूछा जाए कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये जिंक होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश अनुवर्तन यानी कि फोटोट्रोपिज्म में से जुड़ा हुआ हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पादप हार्मोन की बात हो रही है। फोटोट्रोपिज्म जो है यह पादपों में होता है और उससे जुड़ा हुआ हार्मोन पूछा गया है। तो यह आपका कौन सा हार्मोन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह रेखीय संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखीय संवेग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। इसमें से रूपांतरित तना जो है यह आपसे पूछा गया है कि कौन सा है। तो देखिए रूपांतरित तना जो है फ्रेंड्स यह आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रूपांतरित तना का उदाहरण है आलू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र किस राज्य में है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यह किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बताइएगा अधिकतम विचलित होती है यानी कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो यह बैगनी हो जाएगा। और सबसे कम अगर विचलित पूछा जाता तो लाल रंग सबसे कम विचलित होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आप लोग बांका बना लीजिएगा, बांका जिला में है मंदार पर्वत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो यह किस सूची पर है, तो यह राज्य सूची का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची पर। अगला प्रश्न है हमारा कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं यह प्राप्त जो हुए हैं यह मोहनजोदाड़ो से हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नागार, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति और सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान जरूर रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में बिहार की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है यह शिवहर है, ठीक है, शिवहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अगर कम पूछा जाए तो कैमूर होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है, ठीक है, सबसे कम शेखपुरा है। चलिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। अगला प्रश्न है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट ये आपसे पूछा गया है। तो विडाल टेस्ट जो है यह आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है, और टाइफाइड जो होता है ये कौन से जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नहीं होता है, यानी कि इसमें से मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, अंडवाहिका भी है, अंडाशय भी है। शुक्रवाहिनी जो है यह पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, यह मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान में संशोधन, ठीक है, और यह भाग 20 में है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो पानी का जो बुलबुला चमकता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए यह जो अनुच्छेद है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 15 के द्वारा क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इन सब का जो है नियंत्रण किया गया है, ठीक है। इस पर इसके आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 20 क्या है, तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोजिन है, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइसिन जो है यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एक प्रकार का एमिनो एसिड है, एमिनो अम्ल है जो शरीर में प्रोटीन को बनाए रखने में मददगार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है। कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कुलगार्डी, और यह सोने की खान के लिए फेमस है। तो सोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। जल चक्र में वर्षण होता है, बारिश होता है, वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, संचालन नहीं होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। देखिए अगर हम बात करें तो एसआई में 7 मूल मात्रक होते हैं, कितने, 7, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। और यहाँ पर ओम जो होता है यह मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ठीक है। चलिए ये रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का मात्रक है ओम, और यह मूल मात्रक नहीं है। भारत में जैविक विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तप्त स्थल हॉटस्पॉट, तो यह पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, यह है। मौलिक अधिकार भी है। प्रतिबद्ध न्यायालय नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है।
न्यायपालिका किसी के भी दबाव में नहीं है, स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध नहीं है, स्वतंत्र है। तो ये प्रतिबद्ध जो है ये नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी होगा। नीति निदेशक तो है ही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है हमारे यहाँ। चलिए अगला प्रश्न है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो राजस्थान के कालीबंगन से, ठीक है, तो कालीबंगा हो जाएगा राइट आंसर इसका। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, कौन सा इसमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य, पवन और जल, यह जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और यहाँ पर अनवीकरणीय पूछा गया तो कोयला राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह डार्विन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, और सबसे तेज संचरण ठोस में होता है, ठीक है, और इसमें सबसे कम पूछेगा तो यह आपका गैस में होगा, और निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो पसली जो होती है, देखिए बीच में ये हड्डी होती है, उसी के साथ जुड़ी होती है, बीच में हड्डी होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहा जाता है। उसके बाद देखिए 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? बुध जो है यह सूर्य से कौन से स्थान पर है, यह आपसे पूछा गया है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बुध जो होता है यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, और पहला स्थान आता है इसका सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें। उसके बाद बुध के बाद शुक्र आता है, और पृथ्वी का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। तो पृथ्वी पूछेगा तो तीसरा स्थान है सूर्य से, ठीक है। चलिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह टॉरिड जोन होता है। अंग्रेजी में इसको टॉरिड जोन कहते हैं, हिंदी में इसको उष्ण कटिबंध कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र जो है ये CnH2n+2 होता है। ये एल्कीन का है, और यहाँ माइनस बना लीजिए क्योंकि दोनों एक ही समान हो जाएगा। यहाँ माइनस अगर बना लेंगे तो ये एल्काइन का हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना जो है क्या है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए लोहे पर जंग लगना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये ब्राज़ील में होता है। कहाँ पर होगा गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है यह कौन सा है? तो यह ब्राज़ील है, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग अब कि और भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। नया रिपोर्ट आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से जो होता है ये ग्वाइटर होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर होता है, जिसको कि हम लोग घेंगा कहते हैं, ठीक है। तो यह आपका घेंगा हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो था ये श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 जज होते हैं, ठीक है। कितने? 15 जज होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व जो है यह किस सरकार की विशेषता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संसदीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संसदीय सरकार की विशेषता है। क्लियर, याद रहेगा आपको। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन का शासन व्यवस्था जो है उसी की एक विशेषता है। एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, उसका वेग कितना होगा? सिंपल सा है, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, कितना होता है? हाफ mv² होता है। कह रहा है कि 2 किलोग्राम इसका द्रव्यमान दिया गया है, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए 2। उसके बाद पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, तो इस साइड में 4 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर अब से v² यानी कि वेग पूछा जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लोग यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा ये 2 से, और v² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से
तो यहाँ रूट आएगा, रूट से बाहर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ेगी। अब देखिए, पदार्थ का संवेग और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है आपका, ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी में लिख देता हूँ। अब कह रहा है कि दोगुना करने पर संवेग, संवेग जब दोगुना करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसको मान लीजिए 1 और इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2p अपॉन p इक्वल टू 2m एक काइनेटिक एनर्जी और 2m दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए अंदर क्या हो जाएगा, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, इधर p से p कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ से देखिए रूट अब जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अब ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 है, दूसरा 1 है, ऊपर 2 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये कितना गुना, 4 गुना। राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना इसका। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। सर आपको कमेंट करके बताना है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, तो देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था ये अकबर के शासनकाल में फैजी, अबुल फजल और बदायूनी ने मिलकर के किया था, और इसका नाम रखा गया था रज़्मनामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक। ठीक है, युद्धों की पुस्तक रज़्मनामा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलवन ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था। बलवन जो था यह गुलाम वंश का शासक था, और बलवन जो था सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई मानता था, और बलवन के अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता था। बलवन ने दीवान अर्ज, यहाँ मैं लिखता हूँ बलवन ने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, खुद को खलीफा किसने घोषित किया था, तो खुद को खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। पथिक जो है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। तो पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो पथिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, राजराजेश्वर जो मंदिर है इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है, तंजौर में है, और इसका निर्माण जो है चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। देखिए यहाँ पर विजयालय दिया भी गया है। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, देखिए गुट निरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम जो है बांडुंग सम्मेलन में वर्ष 1955 में उठाया गया था। बांडुंग सम्मेलन 1955 में उठाया गया था, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। और गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, यह 1961 में कहाँ पर हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। क्लियर। और इस सम्मेलन में उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह आवेश संरक्षण नियम से संबंधित है, आवेश संरक्षण हो जाएगा। वहीं अगर किरचॉफ का दूसरा नियम पूछता कि किससे संबंधित है, तो दूसरा नियम जो है इनका ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। यहाँ देखिए ऊर्जा संरक्षण भी दिया गया है जो कि किरचॉफ के दूसरा नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था एराटोस्थेनीज ने। एराटोस्थेनीज जो था इसको भूगोल का जनक कहा जाता है, और इसी ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया था। अच्छा, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है। इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, आप कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है यह संवहन कहलाता है। संवहन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह उड़ीसा के
कटक में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है जो कि कटक में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे ये मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या का है वो भारत हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर चीन हो जाएगा और तीसरे स्थान पर यूएसए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पछाड़ करके दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी अब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। तो यह जो यूरोपीय जाति थी जिनको कि इंडोनेशिया में अपना प्रभुत्व जमाने का मौका मिला था, यह कौन थे, तो यह डच थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डच। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। देखिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है फ्रेंड्स 1972 में दिया गया था इनकी रचना उर्वशी के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, क्या होता है, हाफ mv² होता है। यहाँ पर कह रहा है कि वेग इसका 3 गुना हो जाए, तो इस फॉर्मूला पे आप पुट करिएगा। यहाँ देखिए हाफ m और वेग जो है 3 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, हाफ m और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और v का स्क्वायर करेंगे तो v हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व करेंगे आप कोशिश करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसको आप बाहर पुट आउट करें। तो यहाँ पर देखिए हाफ m 9v² है, तो 9 को बाहर निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² बच जाएगा ना, तो 9 गुना हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। तो यह लैक्टिक एसिड है। अच्छा, टार्टरिक एसिड जो होता है यह इमली और अंगूर में पाया जाता है। एसेटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कक्षीय सतह से, प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझ करके आपको पढ़ना होगा। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। तो यह झुकाव जो है कक्षीय सतह से यह 66.5 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी। देखिए सिराजुद्दौला की हार जो है यह पलासी युद्ध में हुई थी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पलासी युद्ध में जो है अंग्रेज़ों से हार गया था। यह युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दूरदृष्टि वाले आँख में, अब यहाँ पर ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। दूरदृष्टि जो है इसमें जो क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है और इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर निकट दृष्टि पूछता तो अवतल लेंस का जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो यूरेनियम का जो यह आइसोटोप है यह यूरेनियम 235 है जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप खाली स्थान दिया गया हो सकती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है, क्लियर। और देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो देखिए जब थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा कि रक्त स्राव ही नहीं रुकेगा, तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्त स्राव, ऑप्शन नंबर डी यही होता है विटामिन के की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको कहा जाता है। तो द्वैध शासन शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है।
तो यह रचित है पद्मा सचदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? देखिए राजभाषा जो है संविधान के भाग 17 में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। और देखिए यह अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 में जो राजभाषा है ये हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को जो है यह टेंडन जोड़ता है, टेंडन। हिंदी में इसको कंडरा कहा जाता है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा, जिसको कि हम लोग टेंडन कहते हैं। और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, HFC है। ये सभी जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नहीं पूछा गया तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैस होते हैं। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? 7 होता है। क्यों? क्योंकि उदासीन होता है। 7 pH मान जिस भी विलयन का होगा वह विलयन उदासीन होगा। खाने वाला जो नमक है, अगर पूछा जाए कि इसका pH मान कितना है, तो इसका भी pH मान 7 ही होता है खाने वाले नमक का। ठीक है, चलिए। और ब्लड का pH मान 7.4 याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो यह हार्मोन जो है इसका नाम है एड्रेनालिन। ठीक है, इसको जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? पंचायती राज व्यवस्था बनी थी 1993 में। 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। ठीक है, इसी के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। और भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो यह इकाई जो है यह जीन है, जीन कहलाती है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। और जो 6ठी अनुसूची है फ्रेंड्स, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र जो है इनके उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, यहाँ पर देखिए असम, यहाँ असम, उसके बाद देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सही होगा। निकोलो कोंटी नामक इटालियन यात्री किसके शासनकाल में आया था? निकोलो कोंटी इटली का था और याद रखना है यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा कृष्णदेव राय के समय में कौन आया था? तो डोमिंग पायस और बारबोसा आए थे, इसको भी ध्यान रखना आपको। चलिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है फ्रेंड्स यह गोपालगंज का है। गोपालगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो ये पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। जल दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ये ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। धातु जब अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह जो अनुच्छेद है यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40। ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 51 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसकी अभिवृद्धि से संबंधित है। क्लियर। चलिए, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी, यह जो है राइट आंसर इसमें से आपको निम्नलिखित बताना है।
तो निम्नलिखित क्षेत्रफल के अनुसार से इसमें से चुन करके बताना है। वैसे अगर निम्नलिखित नहीं पूछता, सीधे पूछता कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो यह एशिया हो जाता। इसमें से आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको देना है। इतना तो बेसिक जानकारी आपके पास होगी ही। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से ये चारों जो महादेश दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या यानी कि लोकसभा सीट की संख्या पूछा जा रहा है, तो ये 40 है। राज्यसभा पूछा जाता तो 16 हो जाता, विधानसभा पूछा जाता तो 243 हो जाता, विधान परिषद पूछा जाता तो 75 हो जाता। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, ध्यान से इसको देखना है। देखिए राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना आपको। बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो ये सरफुद्दीन मनेरी जो थे ये फिरदौसी सिलसिले से थे। फिरदौसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो देखिए विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है विधानसभा के, और उपाध्यक्ष जो है ये त्यागपत्र देता है विधानसभा के अध्यक्ष को। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर देखिए संसद के प्रति दिया गया है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति याद रखेंगे। अगर लोकसभा हो तो लोकसभा पर लगाएंगे, संसद ऐसे ही संसद ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। और जो राज्य के मंत्री होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं विधान, सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है यह पुष्प होता है। उसके बाद देखिए एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन एक औषधि है, इतना तो पता है। और यह एक एंटीपायरेटिक है यानी कि ज्वरनाशक औषधि है, जिसका प्रयोग बुखार में, फीवर में, सिर दर्द में, बदन दर्द में, पीड़ा निवारण के लिए किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है यह पूर्णतः समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है यह सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है, याद रखेंगे लोकहितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, वर्ष पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र जो है ये कर्नाटक में है, भद्रावती नदी पर है। और इसका जो नया नाम है, मतलब इसका जो नाम है यह विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है तो कर्नाटक में है, भद्रावती नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, क्षमादान तो है ही, आपातकाल की स्थिति जब आती है तो घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार इसको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है रखा गया है। ध्यान रखना आप कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था होता है। तो जैव विविधता का तात्पर्य जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले अंतर से है। अगर हम सरल भाषा में बोलें तो जैव विविधता का तात्पर्य जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले अंतर से है। 1985 में 1985 में WG रोजन के द्वारा जैव विविधता शब्द पहली बार गढ़ा गया था। हालांकि अमेरिकी जैव विविधता फोरम में 1986 में वैज्ञानिक विल्सन द्वारा इस शब्द की अवधारणा की गई थी, लेकिन सबसे पहले जो है गढ़ा था किसने, तो 1985 में वाल्टर रोजन ने, WG रोजन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले 1985 में एजी टांसले ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो देखिए, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ जो पदार्थ होता है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिग्निन होता है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न बनता है कि जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? तो देखिए, टमाटर का लाल रंग जो होता है ये होता है लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और यहाँ पर देखिए, गाजर का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और एंथोसाइनिन जो होता है इसके कारण सेब का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पंचायती राज विषय है। अब यहाँ पर देखिए, पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है और इसे जो है 73वां संविधान संशोधन, आपको याद होगा, इसके तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है और इसके जो टोटल कार्य हैं वो कितने हैं? 29 विषय हैं इसमें। ठीक है, पंचायती राज में, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यह राज्य सूची का विषय है। अच्छा, पंचायत चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो यह राज्य सरकार की होती है। ग्राम पंचायत का जो संगठन है यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर खून में से पानी लेने लगता है। इससे क्या होता है? खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और शरीर में थकान और सुस्ती महसूस होने लगता है। इसी को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी कि निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? नौसेना विद्रोह जो हुआ था इसकी शुरुआत पूछा गया है। तो देखिए, इससे भारतीय इतिहास में जो ये बंबई में नाविक विद्रोह है इससे भारतीय इतिहास में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कहा जाता है और एक और नाम से जाना जाता है बॉम्बे म्यूटिनी। ठीक है, एक तो हो गया आपका रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और एक बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से इसको जाना जाता है। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बंबई में जो है यह INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 फरवरी 1946। देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट जो है यह किसको कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम को कहा जाता है और कोशिका की आत्महत्या की थैली यह लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें जो आर्टिकल 23 है इसी में जो है वर्णित एक मौलिक अधिकार है जिसके तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट करेक्ट आंसर इसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो यह जो है फ्रेंड्स, यह कौन सा है? तो यह सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, जो कि खाने वाले जो पदार्थ हैं उनका परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये 4 वेद हैं, आपको पता है, चारों का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है यह कौन सा है? तो यह अथर्ववेद है। ठीक है, और इसमें कहा गया कि धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख जो करता है यह यजुर्वेद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामवेद भारतीय संगीत का जनक इसको कहा जाता है और अथर्ववेद में जो है जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब का उल्लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा चारों ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। करेक्ट आंसर जो होगा इसका, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद देखिए भारत दुर्दशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, इन दोनों नाटक के लेखक कौन हैं। देखिए भारत दुर्दशा मैंने आपको करा दिया है, अंधेर नगरी भी आपको अब याद रखना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन पूछा गया। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में, इसको ध्यान रखेंगे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर से बैठक होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद देखिए किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो देखिए 1977 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था और इसी समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो अशोक मेहता समिति राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स यह करता है पुतली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, पुतली करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है यह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का जो अध्ययन है इसको हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए पारसक निम्न में से किसका मात्रक है। पारसक जो है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक में कितना मीटर होता है। तो एक पारसेक में 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। तो यह आपका दूरी हो जाएगा। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर प्रशीतक में जो ठंडा रखने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है यह आपका गैसीय अमोनिया का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष आ गया ना, यह दूरी की इकाई है, दूरी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.62 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में जो है आपको ध्यान रखना है कितना मीटर होता है। तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो 1945 में यूएनओ का प्रारूप जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था और इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसमें से मध्य प्रदेश में जो कोयला की खान है ये आपका सिंगरौली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के जो निवासी थे वो किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के जो निवासी थे ये व्यापारिक संबंध जो है ये मेसोपोटामिया से रखते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मनी का व्यापार मेसोपोटामिया से ही करते थे। लाजवर्द मनी का जो व्यापार है ये लोग यहीं से करते थे। उसके बाद देखिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश में है और यह जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के इन्होंने शुरुआत किया था और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था। तो अजमेर में था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इसमें से मुख्य शिष्य पूछा गया है तो यह आपका निज़ामुद्दीन औलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अन्य शिष्य भी नाम याद रखेंगे, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और बरहानुद्दीन गरीब, ये 3 नाम भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो इसमें से सबसे हल्की जो है यह आपका लिथियम होगा।
लिथियम हो जाएगा, इसका सिंबल ऐसे होता है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो होते हैं ये कौन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राज्यसभा के भी मनोनीत होते हैं, हालांकि लोकसभा में मनोनीत जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में अगर हम वयस्क मानव शरीर में बात करें तो 206 हड्डियां होती है, 206 राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव जो है यह अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। ससंजक बल राइट आंसर हो जाएगा, अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि खाने का नमक किससे बनता है। तो खाने का जो नमक है सबसे पहले तो इसका पीएच मान याद रखेंगे 7 होता है। पीएच मान कितना होता है इसका 7 होता है, और यह जो होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। तो देखिए 5वें गुरु जो थे ये गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। और सिखों के 10वें और आखिरी गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। यहाँ 5वां गुरु पूछा गया है, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की और इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी, तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। भारतीय मूल के ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इनको 1968 में जीन संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड की खोज की थी और इसी के लिए इनको दिया गया था जीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जीन संश्लेषण के लिए। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे नकदी फसल में सम्मिलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए गेहूँ रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है और नकदी फसल यह नहीं है, ठीक है। तो यह आपका गेहूँ हो जाए, सॉरी गेहूँ यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में गेहूँ हो जाएगा, क्लियर। चलिए बाकी यहाँ पर जो जितने भी देख रहे हैं ये नकदी फसल हैं। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। पहला उर्वरक संयंत्र 1951 में सिंदरी में लगाया गया था। उसके बाद देखिए आकाश नीला लगता है क्योंकि, सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए संयुक्त अधिवेशन जो है यह अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्लियर, इतना याद है आपको, ठीक है। और यह अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। पहली बार 1961 में, जिसका प्रश्न में जिक्र किया गया है, दहेज विरोधी अधिनियम को पारित कराने के लिए, ठीक है। दूसरा बार जो हुआ था 1978 में हुआ था, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार के लिए। और तीसरी बार आतंक विरोधी विधेयक 2002 को पारित करने के लिए किया गया था। तो 1961 में दहेज निरोधक आपका विधेयक हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। लीग ऑफ नेशंस जो है यह अस्तित्व में कब आया था, तो यह आया था 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी जो होता है यह विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन सी के कारण। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी होता है। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। तो नाजीवाद का जो संस्थापक था ये आपसे पूछा गया, ये हिटलर था, एडोल्फ हिटलर।
आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? चरक जो है, चरक संहिता आपको याद होगा, ये कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यह अपना त्यागपत्र किसको देता है, इस्तीफा किसको देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक करता है? तो इस जीवाणु का नाम क्या है, बताइए। तो इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम पूछा गया, तो न्यूनतम जो है निर्धारित है ये 40 होगा। ठीक है, देखिए राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, और कम कितनी से नहीं होगी, तो 40 से कम नहीं होगी। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कर्नाटक में है, भद्रावती में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स यह प्रतिपादित किसने किया था? तो यह प्रतिपादित किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल इनकी रचना है, दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया था। तो यह आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है, इसका जो मुख्य संगठक होता है यह आपका क्या होगा, तो ये मीथेन है। ठीक है, CH4 मार्स गैस इसको कहा जाता है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इनको निर्वासित किया गया था रंगून में। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया था, अली मर्दान को। उसके बाद देखिएगा कि मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो मुंतखब उल लुबाब ये लेखक पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये फारसी भाषा की एक किताब है। ठीक है, और इसको लिखा है किसने? तो इसको लिखा है खफी खान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खफी खान ने। ठीक है, खफी खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केप ऑफ गुड होप उत्तर मीमांसा को किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर एक स्थान है, और इस स्थान तक पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय जो व्यक्ति था वह पुर्तगाल का बार्थोलोम्यू डियाज था। बार्थोलोम्यू डियाज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से आपका बोरा हो जाएगा। बाकी हरमटन, सिरक्को और जोंडा ये उष्ण एवं शुष्क पवने हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? अभी इन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, जब राजद और जेडीयू का गठबंधन हुआ था पिछले साल तब, और पहली बार ये 2000 में बने थे मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए किसने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 32 ग्राम हो जाएगा। O2 होता है तो द्रव्यमान पूछा गया है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 16 16 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जापान की महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो है जापान का ओसाका है। ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, कौन करता है सदन की अध्यक्षता? तो देखिए ये अध्यक्षता जो है ये कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर इसका इसमें से क्या हो जाएगा? तो उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य जो है ये अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है?
ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। स्लेट, साइनाइट, हैलाइट ये हैं। उसके बाद देखिए पट्टितासमीय जो है यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपसौर की स्थिति बनती है। देखिए एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो पहले उपसौर के बारे में जान लीजिए जो प्रश्न में पूछा गया है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है तो यह स्थिति उपसौर कहलाती है और यह स्थिति बनती है 3 जनवरी के दिन। राइट आंसर इसका 3 जनवरी हो जाएगा। और अपसौर जो होता है यह 4 जुलाई के दिन होता है। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई के दिन होता है और इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और सबसे नज़दीक जो होती है ये 3 जनवरी को, इसको उपसौर कहा जाता है और सर्वाधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को, इसको अपसौर कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था यह ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजुआ में हत्या और 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई यहाँ मैं लिखता हूँ 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो फर्डिनेंड की सेरेजुआ में हत्या याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख सकते। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो ये वर्तिकाग्र से या वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, तो लौंग जो है यह शुष्क पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। शुष्क पुष्पकली से लौंग प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? कॉफ़ी, तो कॉफ़ी बीजों से प्राप्त किया जाता है या फलियों से, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये हुआ था कब विश्व धर्म संसद? तो ये 1893 में। कहाँ? शिकागो में। और इसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास है। देखिए श्रव्य आवृत्ति यानी कि ऑडिबल वेव्स आपसे पूछा गया है। तो हमारी जो कान है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज इतनी की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है इनको सुन सकती है। तो यही जो है ऑडिबल वेव्स है यानी कि श्रव्य आवृत्ति है। अच्छा, एक होता है अपश्रव्य, यहाँ मैं लिखता हूँ अपश्रव्य, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक। ये 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंग होती है। एक होती है पराश्रव्य, जिसको कि हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं उसको विकसित किया था। कोरोना के समय में ये पीसीआर टेस्ट काफ़ी चर्चा में रहा था। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है। और इसको विकसित किया था कैरी मुलिस ने। तो कैरी मुलिस, यहाँ पर मुलिस दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, गुप्त वंश का शासक था, ध्यान रखेंगे। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्च चालक इसमें से कौन सा है? इसमें से सबसे उच्च चालक जो है ये आपका सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ पूछा गया है। देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है यह ऋणात्मक होती है। क्लियर हो गया? और अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है यह धनात्मक होती है, ठीक है। प्रति चुंबकीय पूछेगा तो ऋणात्मक, वहीं अगर अनुचुंबकीय, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय की चुंबकीय प्रकृति धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह किया था वाल्टर सटन और थियोडर बोमेरी ने। तो यहाँ देखिए सटन और बोमेरी दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। ये वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सटन और बोमेरी ने। अच्छा, डीएनए की खोज किसने किया था? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने।
ठीक है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का निर्धारण किसने किया था? तो द्विकुंडली संरचना का निर्धारण जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखेंगे। और 24 अक्टूबर के दिन जो है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से जो है लकड़ी का जलना है। बाकी देखिए, बर्फ का जल का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना और चीनी का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन लकड़ी का जलना हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है। वर्मी कल्चर, जो केचुआ पालन है, उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। और बागवानी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो ये कम जो हो रही है, ये किसके कारण से हो रही है? ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत, तो यह CFC के कारण हो रही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जीन का आविष्कार जो है यह किसने किया था? तो ये किया था एली व्हाइटनी ने। एली व्हाइटनी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके क्या होता था? तो ये एक मशीन है और जिसमें कि कपास के धागों को बीजों से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ घास का मैदान और दूसरी तरफ महाद्वीप दिया गया है। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और पंपास जो है ये ब्राज़ील में है। स्टेपिज जो है, पंपास जो है ब्राज़ील में नहीं, पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। कंपास ब्राज़ील में है, ठीक है। कंपास ब्राज़ील में है, पंपास अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका सही है। स्टेपिज यह यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो ये भी सही दिया गया है। वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वेल्ड जो है ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड घास का मैदान, तो यही सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो इसमें से किसका जड़त्व अधिकतम होगा? जो सबसे ज़्यादा हेवी है, सबसे ज़्यादा जिसका भार है, मतलब जो वजन है, वही होगा। तो एक रेलगाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए, यहाँ दो तरह से प्रश्न बनता है। एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, और एक है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। दोनों अलग अलग जगह से लिया गया है। प्रस्तावना को लिया गया है USA से, और प्रस्तावना की जो भाषा है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। बिहार का अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसको भी आप जबान पर याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। सिंपल सा क्वेश्चन है। यह आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था? यह किस पंचवर्षीय योजना का जो है यह उद्देश्य था? तो यह जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा था, इसी की यह उद्देश्य थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। यह देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, याद रखना है। योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग को लाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उस द्वीप का नाम आपसे पूछा गया है, जहां पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो ये है गैलापागोस द्वीप, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, डार्विन की एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? तो उसका नाम याद रखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बोमेन संपुट जो है यह किस तंत्र का भाग है? यहाँ पर तंत्र पूछा गया। तो ये जो है वृक्क
इसी का एक भाग है। और विक जो है यह उत्सर्जन तंत्र है, तो उत्सर्जन तंत्र बोमेन संपुट जो है यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। बुशमैन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, वहाँ पर बुशमैन निवास करते हैं। अच्छा, एक पूछा जाता है पिग्मी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पर, कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। तो फ्रेंड्स यह बना सकता है कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है। कांच बनाने में उपयोग में आने वाला जो मुख्य घटक है यह सिलिका है। कौन सा है, सिलिका है। उसके बाद देखिए न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो देखिए ये जो है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में क्या है, नीति निदेशक है, और 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। तो मलेरिया रोग की दवा का स्रोत पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यह जो होगा आपका सिनकोना हो जाएगा। सिनकोना पेड़ की छाल से जो है यह दवा बनती है जिसका नाम कुनैन है। क्या है, कुनैन या क्यूनोन, जो भी कहिए, क्यूनिन कहिए या कुनैन कहिए। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल से यह बनती है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी मुंबई की ग्वालियर टैंक में। वहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। तो 8 अगस्त 1942 स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। इसी दरमियान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है यह कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह कब मनाया जाता है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 मार्च के दिन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका पूछा गया है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है ये अमेजन है। ठीक है, अगर आपसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी जाए, नील नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी ही है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो यह यांगची नदी है। ठीक है, यांगची नदी, इसको याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का जो मैदान है यह निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है। लानोस जो है यह कोलंबिया और वेनेजुएला में आता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। दुग्ध शर्करा जो है यह किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है लैक्टोज को। ठीक है, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। इसमें से अकोशिकीय जीव जो है यह इसमें से कौन सा है, तो विषाणु है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना जो है यह भौतिक भी है और रासायनिक भी। एक तो जल रहा है, दूसरा वो पिघल रहा है, तो इसीलिए यह भौतिक भी है और फ्रेंड्स क्या है, रासायनिक भी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नील हरित शैवाल क्या है। तो नील हरित शैवाल जो है यह स्वपोषी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनाते हैं ये अपना। और अगर आपसे पूछा जाए कि कवक क्या है, तो कवक जो है यह मृत्योपजीवी है। यहाँ देखिए मृत्युजीवी दिया गया है, मृत्योपजीवी है कवक। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। भारत में लिंगानुपात पूछा गया है, बताइए कितना होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वह कितना है, बताइए। करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करते चलिए, 943 हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो हो गया है ये 1090 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे। तो देखिए रथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो रथ मंदिर का निर्माण जो है यह पल्लव शासकों ने करवाया था, पल्लव हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांचीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नर्स डे जो है यह 12 मई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका वर्णन कहाँ पर है। तो आपको ये तो याद रखना है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह अनुच्छेद 75(3) में है। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो यह विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का बेरीबेरी, विटामिन डी का बताइए कैल्सिफेरॉल। चलिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, पूरा देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, बताइए राइट आंसर। तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जा सकता है यह आपसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है। कोशिका सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भाई, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह कॉपरनिकस ने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था, तो कॉपरनिकस राइट आंसर हो जाएगा। एड्स एक जनित रोग है, तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है एड्स। ठीक है, HIV वायरस। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, BBI है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। सिंपल सा है, इसमें से प्लास्टिक विद्युत का कुचालक हो जाएगा, बाकी सारे सुचालक हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, हिंदी में इसको गौरवशाली क्रांति कहेंगे, यह कब हुई थी। तो इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में हुआ था। ठीक है, 1688 ईस्वी में, ध्यान रखना आपको। कोशिका भित्ति किसकी कोशिका में अनुपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कोशिका भित्ति जो होती है यह पूछा गया है कि किस में अनुपस्थित होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है इसमें से आपका जंतु कोशिका में नहीं होती है, किसमें, जंतु कोशिका में नहीं होती है। बाकी देखिए पादप सेलुलोज से बना होता है इसकी कोशिका भित्ति, कवक की काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, यह आपसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, द्विनाम पद्धति की अवधारणा कैरोलस लिनियस ने दिया था। लिनियस राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है वर्गीकी का पिता कहा जाता है, इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो फ्रेंड्स यह जो वर्षा होती है यह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना आपको। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से
मांसपेशियों में थकान होती है। तो मांसपेशियों में जो थकान होती है ये लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, बताइए कब? 3 फरवरी 1916 को। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसका उत्तराधिकारी जो हुआ था ये आराम शाह हुआ था। यह एक अयोग्य शासक था, इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और फिर ये गद्दी पर बैठा। तो कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, ठीक है। चलिए, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बना। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है? साइबर कानून जो है यह किस में आता है? तो देखिए, साइबर कानून जो आता है ना, यह आपका आता है अवशिष्ट विषय में, ठीक है। किस में आता है? अवशिष्ट विषय में। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। जो विषय इन सूचियों में नहीं दी गई है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। तो ये अवशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2001 से 2011 यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो रहा था ये मेघालय का रहा था, ठीक है, मेघालय का। नागालैंड में ऋणात्मक रही थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई। तो यह जिला जो है यह कौन सा जिला है? तो यह मधेपुरा है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। प्रश्न कह रहा है कि इसकी द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, m/2 हो जाएगा, और चाल दुगुनी कर दी जाए यानी कि 2v² हो जाएगा ये। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो हाफ m2 फिर गुना 2 दूना 4v² हो जाएगा। अब इसमें से क्या करिए, आप हाफ m और v² को बाहर लाइए, ठीक है। हाफ mv² को हम बाहर ला दिए तो अंदर कितना बच गया? अंदर बच गया नीचे 2 और ऊपर 4, तो 2 दूना 4 काट दीजिए यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज जो है यह किया था कब? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली यात्री था और 1498 में, 1498 में राइट आंसर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43ख, हिंदी में इसको हम लोग 43ख कहेंगे और अंग्रेजी में इसको हम लोग 43B कहेंगे। 43B जो है यानी 43ख जो है यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद जो है यह 43B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो है यह हुआ था कब? तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1976 में, ठीक है, और इसमें जो है व्यापक संशोधन किया गया था। इसी के कारण जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु संविधान जो है किस संविधान संशोधन को कहा जाता है तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। और इसी के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। गणराज्य शब्द जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह मूल संविधान की उद्देशिका में पहले से ही वर्णित था, तो यह नहीं जोड़ा गया। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग जो था यह योजना आयोग का जगह लिया, क्लियर है। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, यह होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पे। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष जो है ये सुमन बेरी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है, बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए बिहार विधानसभा पूछा गया है तो सीटों की संख्या 243 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है तो 75 है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं कौन हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 49वां पूछा जाए तो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे, तो उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित ये 49वें थे। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन। तो देखिए प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के, तो देखिए कौन सा अनुच्छेद कौन सा भाग जो है यह मूल अधिकार के बारे में है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा अभी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि कितने मूल अधिकार हैं। ठीक है, चलिए अच्छा भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। चलो उसके बाद देखिएगा कि सरकारिया आयोग बनाया गया था, सरकारिया आयोग। सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए और देखिए सरकारिया आयोग जो बनाया गया था इसका गठन जो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए 1983 में 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। सभी समिति को यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो समिति जो है चुनाव से संबंधित नहीं है, चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, यह समिति जो है यह ठुंगन समिति है। ठुंगन समिति ध्यान रखेंगे, ठुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, पंचायती राज संस्था से है। बाकी तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन अपदस्थ कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यह संसद कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, यह बात कहा गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा महाभियोग जो है इसकी प्रक्रिया संसद की किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहाँ लाई जा सकती है। तो राइट आंसर इसका संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अच्छा राज्यसभा का जो सभापति होता है यह होता कौन है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र जो है दे सकता है। क्लियर, तो यह आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं पूरी डिटेल में आपको बताना चाहता हूं और हमेशा प्रयास करता हूं कि कुछ ना कुछ यहां से आप नया सीखें। चलिए भारत में संप्रभु कौन सा है, तो संप्रभु आपने उद्देशिका में ही पढ़ा है। शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग।
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यह प्रश्न रिपीट होता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें से आपके मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान सभा के लिए जो निर्माण किया जा रहा था संविधान, तो उसमें समिति बनाया गया था जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर, ये क्या थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो एटलीस्ट ये 3 चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है यह पूछा गया है। तो भारत में केंद्रीय बजट, रेल बजट के सहित इसका निर्माण कार्य जो है यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा वित्त मंत्रालय दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है यह आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे 1993 में हुई थी। और यह एक जो है सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका गठन जो है संसद का अधिनियम के द्वारा किया गया है। कहीं भी आपका जो संविधान है इसमें इसका जिक्र नहीं है, इसलिए संवैधानिक नहीं है, एक सांविधिक निकाय है। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, AK मिश्रा हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बिहार विधान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद पूछा गया है। तो वर्तमान में देवेश चंद्र ठाकुर हैं। कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर जो है वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी, एक नाम और आपको याद रखना है, अवध बिहारी चौधरी, ये वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर? चलिए, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन थे? यह आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। CDS कौन थे? तो CDS जो थे यह जनरल बिपिन रावत थे पहले। देखिए फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु जो है ध्यान देंगे 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। तो ये पहला CDS पूछा गया तो जनरल बिपिन रावत थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो अनिल चौहान है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल जो है यह आवश्यक होता है कहाँ पर? तो यह लोकतंत्र में होता है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र जो है उसको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रतिनिधित्व। और भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह जो कौन सी अनुसूची है? तो यह 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? तो यह 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, तो 8वीं अनुसूची। वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल 12 अनुसूची हैं, याद रखना आपको। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद एक सरकारी सलाहकार निकाय है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो कवर कराया हुआ है, उसमें 150 प्रश्न है, उसको एक बार आप लोग जरूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स, यह जो होता है यह एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि इसको महाधिवक्ता कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 के अनुसार उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर है? और वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल कौन है भाई? तो नाम याद रखेंगे, PK शाही, प्रशांत कुमार शाही जो है वर्तमान में बिहार के
महाधिवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था जो है यह आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिया गया है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 19 क्या है। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में क्या है। तो समता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 से 35 में संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्त आयोग क्या है। अब देखिए वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। क्यों संवैधानिक निकाय है। तो इसका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और वन जो है संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा और वन जो है यह किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह आपके आ जाएंगे समवर्ती सूची के। ठीक है, समवर्ती सूची राइट आंसर हो जाएगा। यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है यह अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। हमारा जो संविधान है यह अंगीकृत कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः जो है हमारा संविधान लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो फ्रेंड्स यह जो निर्देश देता है यह आपसे पूछा गया है। तो यह आर्टिकल 40 है। कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 40 है। ठीक है, याद रखेंगे आर्टिकल 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है और जो दिल्ली है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स यह आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको जो है अब एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो पहला संशोधन जो है यह 1951 में किया गया था। कब किया गया था। तो 1951 में। ठीक है, याद रखेंगे। कैसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए याद इसको रख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पहला और 1951 में एक आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। उसका अध्यक्ष पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद होगा कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है यह किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत में पंचायती राज का शुभारंभ जो है ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यह राज्य सरकार के द्वारा जो है लिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अभी मैंने आपको बताया है पूरी डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कितने समय के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़ाया जा सकता है
1 वर्ष के लिए, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर 1 साल यानी कि 12 महीने राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, बताइए किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह जो है फ्रेंड्स, यह आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, ठीक है। और यह अनुच्छेद दिया गया है किस में? तो अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यह जो है 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है। इसी के तहत जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर ध्यान देंगे, अनुच्छेद 243 जो है, अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद डी में, ठीक है, अनुच्छेद 243 डी के आधार पर पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है, ठीक है। और याद होगा आपको कि अपना राज्य बिहार पहला राज्य रहा जहां महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया गया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? धन विधेयक को अधिकतम जो है यह 14 दिन के लिए रोक सकती है, ठीक है। मात्र 14 दिन के लिए अधिकतम यह रोक सकती है। तो यहाँ पर 14 दिन हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति यानी कि कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने 1978 में 1978 में गांव में अलग अलग न्याय पंचायत बनाने की अनुशंसा की थी। अशोक मेहता समिति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आएगा। स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, ये सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकलेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? अब यहाँ पर देखिए, लोकलेखा समिति के बारे में पूछा गया है। लोकलेखा समिति के बारे में आपको याद भी होगा, कई बार मैंने आपको बताया भी है। अब यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, लोकलेखा समिति संसद की आर्थिक मामलों की एक समिति है और यह एक अस्थायी समिति है। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी कि टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का मुख्य विपक्षी दल होता है, उसका कोई सदस्य होता है। और यह समिति जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच की प्रतिवेदन की समीक्षा करती है और अपना वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। और खास करके जो लोकसभा में उसमें विपक्षी दल का जो नेता होता है वहीं जो है इसका अध्यक्ष जेन्युइनली बनाया जाता है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इस समिति का, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन सा है? तो यह संसद जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी है। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का गठन किया जाता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो ये आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर से था, जिसको कि अब हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? बताइएगा किस विभाग के मंत्री थे? तो फ्रेंड्स, यह जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ध्यान रखना आपको। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद में निहित है? तो फ्रेंड्स देखिए, आपातकाल की घोषणा जो है यह आपका अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी अपने भारतवर्ष में नहीं लगाया गया है। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है? तो यहाँ पर देखिएगा, अधिकार पूछा गया है तो लोकसभा और राज्यसभा के इसमें से देखिए
निर्वाचित भी दिया गया और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भी दिया गया है। तो ये सभी सदस्य होगा, चाहे वह निर्वाचित हो या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, सभी लोग जो है इसमें वोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। देखिए आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना कितने प्रश्नों का आंसर आपने गलत दिया है। मैं खुद आइडिया लगा लूंगा कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही सही दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए अपना स्कोर बता दीजिएगा। राइट, लोकसभा पूछा गया तो 25 वर्ष, राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष, उसी प्रकार से विधानसभा पूछेगा तो 25 वर्ष, विधान परिषद पूछेगा तो 30 वर्ष। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसके तहत राज्यपाल की सिफारिश के आलोक में राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कई बार मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 35 तक में है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है यह पूछा गया संविधान के किस भाग में है। तो फ्रेंड्स यह जो है नागरिकता जो है भाग 2 में है, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित, बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ये पहला राज्य जो था यह कौन सा था, यह पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, ठीक है। और इसके तहत घोषित होने वाला प्रथम जो राज्य था खुले में शौच से मुक्त, यह राज्य सिक्किम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया है, इसके डायरेक्टर का नाम पूछा गया है। देखिए यह जो फिल्म है गांधी, यह फिल्म महात्मा गांधी जी के जीवनी पर बनी है, और इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका ब्रिटेन के प्रख्यात अभिनेता बेन किंगसले ने निभाई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए उनका नाम लिया गया है, जो अभिनेता थे जिन्होंने गांधी जी की भूमिका निभाई थी, इनका नाम है बेन किंगसले। और पूछा गया कि इसका निर्देशन किसने किया है, तो फ्रेंड्स यह रिचर्ड एटनबरो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 25 सितंबर के दिन अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में, देखिए यहाँ चतुर्भुज सुरक्षा संबंध जिसे क्वाड कहा जाता है उसका सदस्य नहीं है। तो क्वाड में देखिए भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। इसमें से रूस नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 नाम दिया गया है और एक चौथा नाम भारत है। तो क्वाड में 4 देश हैं, इनका नाम याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सबरीमाला मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है यह केरला में है और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है यह मंदिर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो बनाया गया है यह चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाएगा मीटर में 359 मीटर याद रखेंगे, अगर फीट में पूछेगा तो 1178 फीट भी इसको याद रखेंगे। और देखिए यह एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी यह ऊंचा है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो यह सोनपुर मेला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा यह पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यह जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। रूस में ड्यूमा क्या था। तो ड्यूमा जो है संसद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर पूछा जाएगा
तो आपको याद रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसका, और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला परमाणु संयंत्र पूछा गया है, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज जो थे ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी कथक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए, ये जो स्थापित की गई थी 1855 में, यह रिसरा कलकत्ता में स्थापित की गई थी, रिसरा, ठीक है, याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, यह प्रत्येक वर्ष 15 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष जो है इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और देखिए, पूछा गया है मुख्यालय इसका कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस अधनोम है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप का संबंध जो है पोलो से है, ध्यान रखेंगे। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के दिन जो है इसको मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर जो है यह रॉबर्ट पियरी था। दक्षिणी ध्रुव पूछा जाएगा तो यह एमंडसन था। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग भूगोल के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी के प्रश्नों को यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है यह किया गया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा। इसे भूगोल का जनक कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है? तो यह जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर का लीची, शाही लीची, जिसको कि GI टैग भी दिया जा चुका है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, अभी जो है मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। मिथिला मखाना जो कि बिहार का प्रोडक्ट है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। काल वैसाखी चलती है। देखिए, काल वैसाखी जो है यह असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में चलने वाली हवा है। और देखिए, यह पवन जो है चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। असम में इसको बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। असम में इसको बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी कि नवंबर से अप्रैल, क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है रबी फसल। रबी फसल के उदाहरण में कुछ मैं बता रहा हूँ, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सभी जो है रबी फसल के उदाहरण हैं। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर जानते हैं पहले से तो आप कमेंट में बताते चलिए। देखिए, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस, काजीरंगा, ओरांग, ये जहाँ कहाँ पर है? तो ये असम में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है यह मौसिनराम में होती है। मौसिनराम याद रखेंगे, यह मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए, और चेरापूंजी भी कहाँ पर है? मेघालय में ही है, लेकिन मौसिनराम में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आम्र वर्षा, यानी कि मैंगो शावर के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नाटक और केरल में जो होती है। चलिए, उसके बाद देखिए भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो यह जो अवधि है यह अक्टूबर नवंबर है, ठीक है। और इस ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट पर वर्षा होती है। लौटता हुआ जो मानसून है बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा कराता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं? तो यह मैनग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदर वन
मैनग्रोव स्थल है, इससे आप रिलेट करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? नदी पूछा जाता है एस्चुरी और डेल्टा। तो डेल्टा जो है यह नदी कौन सी बनाती है? तो गंगा नदी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, कृष्णा बनाती है, गोदावरी बनाती है। नर्मदा यहाँ पर दिया गया है, नर्मदा और ताप्ती ये नदी जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिला में स्थित है? बेलाडीला जो है फ्रेंड्स यह ध्यान रखेंगे यह कहाँ पर है? तो यह छत्तीसगढ़ में है और यह बस्तर में है। यहाँ जिला पूछा गया है तो यह बस्तर में है। यह लौह उत्पादन के लिए जो है फेमस है। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में उत्तम कोटि का कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल मनाते हैं कौन सा? मुंडा जनजाति। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है यह ऑलमोस्ट 71% लगभग राइट आंसर होगा इसका। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन सा है? तो यह जो वन है इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और इसको मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन VVI है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह NH44 पर है। ठीक है, NH44 के माध्यम से यह जो है उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है यह NH27 के माध्यम से असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर पोरबंदर को कौन जोड़ेगा? तो यह जोड़ेगा पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो इसमें से रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक है, चलिए पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह जबलपुर में है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो यह हाजीपुर में है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, VVI है यह। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है कंटूर्स रेखाएं। और देखिए जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है उसको आइसोहाइट कहा जाता है और समान दाब वाले को आइसोबार्स कहा जाता है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए उकाई परियोजना जो है यह कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में है और यह ताप्ती नदी पर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है यह पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह नहर स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर है। यूरोप और एशिया को जोड़ने का यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी जो है फ्रेंड्स यह मणिपुर की इम्फाल है। गैंगटोक जो है यह सिक्किम के है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। सोयाबीन का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है सर्वाधिक? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा और आप लोग अपना अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे कि पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है यह पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तलछट्टी घाटियाँ इसको कहेंगे हिंदी में। उसके बाद देखिए रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है यह मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, चलिए पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो हो जाएगा जो कि ब्राज़ील में है। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा है। क्या इसी तरह की वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आऊँ? कमेंट करके बता दीजिएगा।